फिर इंट्रोडक्शन का सेकंड क्लास है, ठीक है। कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, आज हम लोग देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। मतलब संविधान में बहुत सारी चीजों को बताया गया है, दिखाया गया है। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये संविधान का चीज है। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब संविधान में तीन तरह के विभाजन को, वर्गीकरण को दिखाया गया है। किससे संबंधित? पावर, ये फेडरलिज्म से संबंधित। कैसे संघीय व्यवस्था को तीन स्तरों पर संविधान में क्या किया गया? बांटा गया है। इसका उल्लेख किया गया कहां पर? संविधान में। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का तो मतलब हम लोग जानते हैं, कानून बनाने वाली जो संस्था है। The institution or the organization that make a law is known as a legislature. तो लेजिस्लेचर से संबंधित तीन तरह के वर्गीकरण को संविधान में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है, उसमें बताया गया है। पहला क्या है? पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, यानी संविधान में सीधा सीधा लिख दिया गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट समझ रहे हैं आप, जिसको हम आमतौर पर कॉमन शब्दों में क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो संविधान में इस बात का लिखित प्रमाण है कि यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से अधिकार होंगे। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से अधिकार होंगे। विच कंटेन थ्री लिस्ट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने अधिकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने अधिकार हैं, इनको तीन सूचियों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया। फिर से समझो इस चीज को। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है, लिख दिया गया है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से पावर है, और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को तीन सूचियों में यानी तीन अलग अलग हिस्सों में क्या किया गया है? बांट दिया गया है। पहला जो हिस्सा है उसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको संघ सूची कहते हैं, संघ सूची, ठीक है। तो संघ सूची है, पहला लिस्ट है कि इसका मतलब क्या हुआ? संघ सूची है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन जिन विषयों पर, यानी यहां पर अगर हम लिख देते हैं सब्जेक्ट तो और आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय। जिन जिन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। उन विषयों को किस सूची में जोड़ा गया है? किस सूची में, किस लिस्ट में जोड़ा गया है? तो यूनियन लिस्ट में जोड़ा गया है। फिर से समझिए इस चीज को। द यूनियन गवर्नमेंट दैट कैन मेक द लॉ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट आर एडेड इन द यूनियन लिस्ट। बात समझे? केंद्र सरकार कौन कौन से विषय, विषय अगर समझने में दिक्कत हो रहा तो बताइए कौन विषय आप नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा है क्या कि विषय नहीं समझ पा रहे? जैसे हम लोग एक विषय को समझ लेते, एक विषय ले लिया रक्षा, डिफेंस, ठीक है। दूसरा विषय ले लिया फाइनेंस, तीसरा विषय ले लिया हेल्थ, चौथा विषय ले लिया बैंकिंग। तो ये सब क्या है? विषय है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हजारों विषय हैं और हजारों विषयों पर एकदम स्पष्ट कर दिया गया है संविधान में कि किस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा और किस विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों ही स्तर की सरकारें कानून बनाएगी। तो जिन विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? यूनियन लिस्ट। क्लियर हो गया? विषय क्लियर हुआ? विषय को समझ लिए। जिस विषय पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार क्या करेगा? कानून बनाएगा, उसको संविधान में कहां पर जोड़ा गया है? संविधान में किस शब्द से जोड़ा गया है? तो शब्द कौन सा होगा? यूनियन लिस्ट, यानी संघ सूची। इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन लिस्ट इज सच अ लिस्ट, यूनियन लिस्ट इज सच अ लिस्ट वेयर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। किसी खास विषय पर यूनियन लिस्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह कानून बना सकता है। पहला क्लियर? उसी तरीके से दूसरा लिस्ट कौन सा है? स्टेट लिस्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राज्य सूची। क्या कहेंगे हम?
राज्य सूची, यानी ये वो सूची है जिस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार अपने टेरिटरीज के अंदर कानून बना सकता है। यानी बिहार राज्य अगर है, उत्तर प्रदेश राज्य है, महाराष्ट्र है, जितने भी राज्य हैं भारत के, अगर वो कानून बनाते हैं तो उनकी सीमा में वो कानून लागू होगा। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को ही अधिकार है कि वो उस विषय पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। कल भी मैंने बताया था कि अगर राज्य सरकार किसी खास विषय पर कानून बनाता है तो स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको यह अधिकार कहां से मिल रहा है भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है। एकदम स्पष्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि देखो भाई, राज्य सरकार तुम हो, तुम राज्य की विधि व्यवस्था देखते हो, कानून देखते हो, आपको इन इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। अगर इससे संबंधित विषयों पर कानून आप बनाते हैं, राज्य सरकारें बनाती हैं, तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी तो भारत फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हम फेडरलिज्म के श्रेणी में खड़े नहीं होते या प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते रहते। लेकिन चूंकि राज्य सरकार के अंदर जो दायरे हैं, जो सब्जेक्ट है, अगर उस सब्जेक्ट के अंतर्गत वो कानून बनाता है तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट टू सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आंसरेबल। तो दो तरह का लिस्ट पढ़ लिया हम लोगों ने। एक लिस्ट कौन सा पढ़ा आपने, एक ऐसा लिस्ट जिसको हम यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं। उस लिस्ट में ऐसे कुछ विषय को जोड़ दिया गया है, रखा गया है, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगा। कुछ ऐसे विषय हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत रखा गया है, यानी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। उसको हम किस नाम से जानेंगे, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। स्पष्ट है। एक ऐसा विषय है जिसको हम कॉन्क्रुएंट लिस्ट कहते हैं, ये कॉन्क्रुएंट लिस्ट है। इसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये कौन सा लिस्ट है भाई, these are those lists where the central government and state government both can make the law। यानी एक ऐसा सूची जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। लेकिन यहां देखना होगा कि पहले किसने कानून बनाया। अगर केंद्र सरकार बनाता है तो राज्य सरकार की मान्यता उस विषय पे नहीं हो। Only central government, if the central government already make the law, the subject comes under the concurrent list, then the law made by the state government will not implement। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस पर दोनों को ही अधिकार है कानून बनाने का। और पहले उसने उस पर कानून कौन बना चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना चुकी है। इसलिए कॉन्क्रुएंट लिस्ट में बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई कानून पहले ही बना दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट उस कानून पर लागू नहीं होता। अन्यथा नियम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इन विषयों पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते। ठीक है, ये लाइन पूरा एक सेंटेंस में हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। संविधान ने हमको तीन तरह का बंटवारा किया है, तीन तरह का राइट दिया है टू मेक अ लॉ। पहले राइट के अनुसार कुछ अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं, जिसको किस सूची में जोड़ा गया है, किस लिस्ट में जोड़ा गया है, यूनियन लिस्ट। दूसरा जो लिस्ट है उसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, वहां पर राज्य सरकार को अधिकार है भाई वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। और तीसरा जो लिस्ट है उसको हम कंक्रुएंट लिस्ट कहते हैं, यानी वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही स्तर की सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर उन विषयों पर फिर से समझा रहे हैं, समझ लो, ये वो विषय है कंक्रुएंट लिस्ट, समवर्ती सूची, वो विषय है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। किसने दिया ये अधिकार, संविधान ने दिया है। लेकिन अगर पहले उस विषय पर कानून बना दिया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
the law will be implemented made by the central government, not by the state government. पहले अगर स्टेट बना देता है, ठीक है, तो कंसिडरेबल होगा. अगर उसमें मान लो कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाता है तो अलग तरीके से बनाएगा, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कानून क्या होंगे, लागू. ठीक है. अब मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अलग हट करके ना बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम टू सेम तो बनाएगा नहीं. जैसा स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया वैसा तो वो बनाएगा नहीं, वो तो कुछ अलग तरह का बनाएगा. तो अलग तरह का बनाएगा तो उसके कानून ही क्या होंगे, सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे. पहला लाइन क्लियर हो गया. पहला लाइन में ऑब्जेक्टिव है और देखते हैं ये 2027 है, 2028 के एग्जाम का इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट. यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स में जाएंगे तो पढ़ेंगे. यूनियन लिस्ट के अंतर्गत 5 विषय आते हैं, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, जिसमें पहला विषय है डिफेंस, दूसरा विषय है फाइनेंस, तीसरा विषय है बैंकिंग, चौथा विषय है फॉरेन अफेयर्स, है ना. जो डिटेल्स में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बोर्ड को छोड़ देंगे, कैमरा ऑन कैमरा किताब से हम लोग पढ़ेंगे. तब हम लोग नोट डाउन करेंगे कॉपी में कौन कौन से विषय किस किस सूची के अंतर्गत आते हैं. इंट्रोडक्शन क्लास है, ये 3 चीज को समझाना था. कौन कौन सा, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. किसी को कोई डाउट है, नहीं है, क्लियर है. ये आगे चलते हैं. दूसरा जो है, द जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड प्रोसीड्यूर. कह रहा है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा, ओवरसीइंग, निरीक्षण करना, देखना, किसके द्वारा देखा जाएगा, जुडिशरी के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा. पूरी प्रक्रिया का क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, देखभाल किया जाता है. अब द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अगर किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन हो रहा है, भाई राज्य सरकारें कर रही है या फिर केंद्र सरकार कर रही है, उसका पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन सीइंग. संविधान का रक्षक है, कवच है कौन, जुडिशरी. कर्ण का रक्षक कवच कुंडल था ना, उसी तरीके से अगर संविधान जो है उसका कवच कुंडल कौन है, जुडिशरी है. वो संविधान का क्या करता है, रक्षा करता है. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों पर वो क्या रखता है, पैनी नजर रखता है कि भाई किस तरह के तुम कानून बना रहे हो, इसका हमको जानकारी होना चाहिए. क्लियर हो गया. द जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, मुख्य भूमिका निभाता है कौन, न्यायपालिका. किसके लिए, रोल इन ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन. इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या करना, लागू करना, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. संविधान में अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन हो रहा है बेटा, तो उसका सीधा सीधा नजर रखेगा कौन, जुडिशरी एंड प्रोसीड्यूर. क्लियर है ये भी. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट. चलिए भाई, अब चूंकि फेडरलिज्म हम पढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, संघ बनाना. संघ बनाने का मतलब क्या है, जो भी पावर आपके पास है वो सबके बीच में क्या होना चाहिए, बटा होना चाहिए. चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, लोग हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, द पावर शुड बी इक्वली डिवाइडेड. इक्वली नहीं हो तो थोड़ा बहुत कम अंतर पर भी क्या होना चाहिए, पावर का बटा होना चाहिए. इसलिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट. लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है भाषाई राज्य. भाषाई राज्य. जब राज्य भाषा के आधार पर राज्यों का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा. भाषा, लैंग्वेज. आपको पता है 1500 डिस्ट्रिक्ट है भारत के अंतर्गत, जिसमें से सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं. अब समस्या यह है कि अगर सारी भाषाओं को मान्यता प्राप्त, भारत के अंतर्गत, बताओ कि कितने, भारत का कौन सा भाषा मान्यता प्राप्त भाषा है. दिस लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज द नेशनल लैंग्वेज. बताओ, कोई मानता है हिंदी, बहुत सारे लोग. नॉन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज द नेशनल लैंग्वेज. भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं. 22 languages are scheduled language.
इनको हम राजकाजी भाषा बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलते। तो जब भाषा के आधार पर क्या होने लगा, राज्यों का निर्माण होने लगा। ये मतलब क्या है, द क्रिएशन मतलब बनाना, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। जब भाषा के आधार पर राज्यों का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था, was the first and the major test for the democratic politics in our country। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट वाज द फर्स्ट, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, कहेगा यहीं पर लगा देगा कि व्हाट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। यही क्वेश्चन हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट, भारत में पहला और मुख्य परीक्षण फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति का भारत का पहला परीक्षण किसे माना जाता है। आंसर क्या होगा, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। अब इसको थोड़ा सा डीप में समझो, एनसीईआरटी लाइन लिख देता है, समझते नहीं है हम लोग। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है, कितने लोग समझते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट तो मैंने समझा दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करना, निर्माण करना। जैसे वेस्ट बंगाल है भाई, भाषा के आधार पर बांटा है, बंगाली भाषा। केरल है, तमिलनाडु है ना, जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं सब भाषा के आधार पर है। तो 22 भाषाओं को भारत में क्या किया गया, अनुसूची भाषा, शेड्यूल लैंग्वेज में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इधर ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पर यह समझना है कि कई सारे ऐसे राज्य थे जिनको 1990 के बाद बहुत सारे ऐसे कारण, ज्योग्राफी के आधार पर, मतलब उन राज्यों के भौगोलिक बनावट के आधार पर उनको अलग किया गया। कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर क्या किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। कुछ राज्यों को ज्योग्राफी के अनुसार क्या किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। कुछ राज्यों को इथनिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार क्या किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। तो उसी तरीके से कह रहा है कि जब भाषा के आधार पर राज्यों का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा, ये हमारे लिए प्रथम परीक्षण था किसका, लोकतांत्रिक राजनीति का। क्यों था भाई, ये समझना है कि क्यों था ये, क्योंकि इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक तो लोकतांत्रिक राज्य हम लोगों ने घोषित कर दिया। तो लोकतांत्रिक राज्य में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है क्या, लोकतांत्रिक राज्य में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स किसको कहेंगे, यानी जो राजनीति हो उसमें हिस्सा सबको होना चाहिए। देश के बाउंड्री के अंतर्गत, टेरिटरीज के अंतर्गत जो लोग हैं उन्हें राजनीतिक अधिकार जो मिला है वह संवैधानिक अधिकार भी या लोकतांत्रिक अधिकार भी होना चाहिए। और इधर भी हम लोगों ने कल क्या दिया भाई, भाषा के आधार पर राज्यों को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लोगों में गुफ्तगू चलने लगी कि भाई क्या भाषा के आधार पर जब हम राज्यों को बांटेंगे तो यह बंटवारा सक्सेस होगा। सवाल यहां पर था। लोकतंत्र में तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि भाई कोई भी अगर कानून बनाया जा रहा तो क्या पूरे देश के लोग उस पर सहमत होंगे या नहीं होंगे। तो पहला कदम उठाया गया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करो, निर्माण करो। और यही निर्माण हमारे लिए पहला लोकतांत्रिक परीक्षण माना गया। इसलिए क्वेश्चन यहां पर उठाएगा, आपको बताएगा, पूछेगा कि व्हाट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। आंसर क्या होगा, द क्रिएशन ऑफ द linguistic state was the first and the major the creation of linguistic state was the first and the major test for the democratical politics in our country। आंसर क्लियर हुआ। आगे कह रहा है कि स्टेट लाइक नागालैंड, नागालैंड स्टेट है हम लोग का, उत्तराखंड स्टेट है हम लोग का, झारखंड स्टेट है हम लोग का। तो किसके आधार पर बांटा गया, अभी बताया सब। The creation of a different state was on the basis of geography, on the basis of language, on the basis of ethnicity। ethnicity समझते हैं, कास्ट के आधार पर बांटा गया। बहुत सारे राज्यों को अलग किया गया, बहुत सारे राज्यों को भाषा के आधार पर क्या किया गया, अलग किया गया। बहुत सारे राज्यों को उनके भौगोलिक बनावट के अनुसार क्या किया गया, अलग किया गया। इस तरीके से 3 राज्यों को बता रहा है, जिसमें से कौन कौन से राज्य आ गए, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है,
Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand are created to recognize differences based on a culture. पहला शब्द कौन सा आया? कल्चर। क्योंकि ये सब सारे राज्यों की कल्चर यानी संस्कृति क्या है? एक दूसरे से अलग है। तो इन राज्यों को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो पहला आधार क्या लिया गया? What was the base to separate this state and to make a new state? That was the culture. पहला संस्कृति का आधार लिया गया। दूसरा इथनिसिटी, जातिगत बुनावट के आधार पर इन राज्यों को क्या किया गया? अलग किया गया। और तीसरा जो है वो ज्योग्राफी, और चौथा जो है वो लैंग्वेज। यानी चार शब्द के आधार पर हम भारत में बहुत सारे राज्यों को, बड़े बड़े राज्य थे, उनमें से छोटे छोटे राज्यों को क्या किया गया? टुकड़ों में बांट दिया गया। किसके आधार पर? क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि ऑन विच बेसिस द न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड, ऑन विच बेसिस, किसके आधार पर नए राज्यों का निर्माण हुआ? क्या आंसर होगा? द न्यू स्टेट वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, इथनिसिटी, ज्योग्राफी एंड लैंग्वेज। विच आर दीज स्टेट? ये राज्य कौन है? तो नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। क्लियर? एक एक लाइन सब क्लियर होते जा रहा है। क्लियर है? सूची भूलेंगे नहीं आप। संविधान में कितने सूचियों का वर्णन किया गया है? संविधान में कितने सूची, लिस्ट? 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट क्या है? जिस पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? जिस पर दोनों ही स्तर की सरकारें कानून बना सकती है। एक एक लाइन क्लियर होते जा रहा है। ये राज्यों का बंटवारा किनके आधार पर किया गया? पहला शब्द कल्चर, दूसरा शब्द इथनिसिटी। इथनिसिटी समझते हैं? इथनिसिटी शब्द एक बार और आया है कहां पर? पावर शेयरिंग में। बेल्जियम में हम लोगों ने पढ़ा था, द इथनिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेल्जियम, द इथनिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ श्रीलंका। डच, फ्रेंच पढ़े थे, वही वाला शब्द यहां पर भी है। तो जातिगत बुनावटों के आधार पर किया गया, ज्योग्राफी के आधार पर किया गया, भाषा के आधार पर और कल्चर के आधार पर नए राज्यों का निर्माण किया गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, द बिगिनिंग ऑफ द एरा, एरा का मतलब नए युग का प्रारंभ। द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट। समझते हैं आप? कोलेशन समझते हैं? आमतौर पर ऐसे बहुत सारे शब्द है, चूंकि स्टूडेंट हैं, आप हर चीज को पैनी नजर से नहीं समझते। जो भी शब्द आपके साथ आसपास आते हैं उसको आप जाने देते हो, उसको कैच नहीं कर पाते हैं। हिंदी इसका होता है गठबंधन सरकार। अब बताओ, जानते हो? गठबंधन, when two or more political parties comes together to contest election and makes government। जब बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक दल एकजुट क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। किस उद्देश्य के लिए भाई? कि चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। उसको हम क्या कहेंगे? कोलेशन। क्या कहेंगे? कोलेशन का हिंदी क्या होगा? गठबंधन। गठबंधन, गवर्नमेंट हो गया तो सरकार हो गया। गठबंधन समझ गए? जैसे अभी भारत में 2 गठबंधन महत्वपूर्ण है, एगो इंडी गठबंधन और एगो एनडीए गठबंधन, है ना? एनडीए गठबंधन बीजेपी उसका मुख्य ये है, इंडी का कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है। ठीक है? इस तरह के अलग अलग राजनीतिक दल। जेडीयू तो किसका है? जेडीयू एनडीए का है। ठीक है ना? तो अलग अलग जो भी राजनीतिक दल एक दल बना ले, बहुत सारे राजनीतिक दल क्या बना ले? एक दल बना ले, तो उसको क्या कहेंगे? एक कोलेशन कहेंगे। तो कह रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, जब नए युग का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ ऑफ अ कोलेशन गवर्नमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? गठबंधन सरकार। क्यों बना भाई? क्यों बनने लगा? पहले तो दो तीन ही पार्टियां थी। सबसे पुरानी पार्टी कौन है? कांग्रेस। 1885 में जिस पार्टी का गठन हुआ, देयर वाज ओनली वन पार्टी इन द इंडिया। लेकिन जैसे जैसे सरकारें बढ़ी, जैसे जैसे न्यू एरा आया, लॉट्स ऑफ द रीजनल पार्टी राइजेस, क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होने लगा? उदय होने लगा। मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द इथनिसिटी, कास्ट फैक्टर पार्टीज। बहुत सारे राजनीतिक दल कैसे है भाई? तो जातिगत आधारित है। तो बड़े बड़े पार्टियों का जो जनाधार था वो क्या होने लगा? पब्लिक सपोर्ट था वो क्या होने लगा? कम होने लगा। चुनाव जीतने लगी कौन? छोटी छोटी पार्टियां।
बड़ी बड़ी पार्टियों का सरकार बनना तय नहीं था। जब तक ये कोलिशन नहीं करेंगे, जब तक ये गठबंधन छोटे पार्टियों के साथ नहीं करेंगे, इनके एमपी का, इनके एमएलए का संख्या 2/3 नहीं होगा, तो सरकारें बनाई नहीं जा सकती थी। इसलिए एक नया जब युग का प्रारंभ हुआ, तो उस युग के साथ एक नया शब्द का भी प्रारंभ हुआ, जिसको हम कोलिशन के नाम से जानते हैं, गठबंधन सरकार के नाम से जानते हैं। गठबंधन सरकार समझ में आई? एट द सेंट्रल स्टार्ट आफ्टर 1990 के बाद एक नया शब्द प्रभावी हुआ सरकार बनाने के लिए। वो शब्द कौन सा था? कोलिशन। ठीक है, केमिस्ट्री का शब्द, इसको केमिस्ट्री के साथ अगर मिलाए तो मिल जाएगा, कोलाइड करना। कोलाइड मतलब क्या करना? मिक्सर करना होता है। सब्सटेंस, दो अलग अलग सब्सटेंस को क्या करते हैं? मिक्सर करते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? कोलाइड करते हैं। तो यहां पर क्या सब्सटेंस में क्या ले लो? अलग अलग राजनीतिक दल को ले लो और एक साथ मिला दो, तो हम क्या कहेंगे? कोलिशन गवर्नमेंट। और इसके साथ बेटा एक और शब्द आता है कोलिशन के साथ, अलायंस। अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस का मतलब होता है मोर्चा। अब ये कोलिशन में और अलायंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लो। अभी कोलिशन कब करते हैं? कोलिशन कब करेंगे? जब सरकार बनाना होगा, तब हम क्या करेंगे? कोलिशन करेंगे। अलायंस कब करेंगे? चुनाव लड़ने से पहले, यानी चुनाव लड़ने से पहले अगर विभिन्न राजनीतिक दल क्या हो रहे हैं, एकजुट आ जाना, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? अलायंस। और अलायंस हो जाने के बावजूद भी हमारे एमपी और एमएलए की संख्या पर्याप्त नहीं है, फिर भी हमको दूसरे पार्टी का क्या करना पड़ रहा है? सहारा लेना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? उसको कोलिशन। ठीक है, कोलिशन में सीधा अपना कंसेप्ट क्या लगाना भाई? जब when the different substance comes together to make a one matter, उसको हम कोलिशन कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो यहाँ पर सब्सटेंस या मैटर की जगह हम किसको ले लेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज को। एक साथ पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके क्या बनाती हो? सरकार बनाती हो या चुनाव लड़ती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोलिशन। क्लियर हुआ? ये कब से चालू हुआ? 1990 के बाद एक नया दौर चला और उस नए दौर में महागठबंधन की सरकार का यह दौर माना जाता है। ठीक है, फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज द अर्लियर ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। जब से हमारे देश का संविधान प्रभाव में आया, जब से हमारा 1950 के बाद जब से हमारा देश में संविधान का प्रभाव में आया, तब से हमारे देश में फेडरल सिस्टम बहुत ज्यादा क्या होने लगा? प्रभावी होने लगा। यानी फेडरलिज्म को कब से एक्सेप्ट किया जाता है? संविधान के फोर्स में आने के बाद इसको प्रभावी ढंग से भारत में क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, वेरियस प्रोविजन दैट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। देखो यहां लिखा है इंडिया दैट मेक इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया इज नॉट अ फेडरल कंट्री, इट ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन भारत को संघीय बनाने वाली व्यवस्था अभी है नहीं। क्या कर रहे हैं हम? इसको संघीय बनाने की व्यवस्था रच रहे हैं, कर रहे हैं। द वेरियस प्रोविजन, प्रोविजन समझ रहे हैं? दैट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री आर। भारत को कैसे संघीय बनाया जाए, एक टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। किताब लेकर के हम कैमरा पढ़ाएंगे, एक एक लाइन। ठीक है, उसमें है हाउ टू बिकम अ फेडरल कंट्री, इंडिया हाउ अ फेडरल कंट्री। भारत कैसे एक संघीय देश है। कौन सा प्रोविजन अपनाया गया? तो पहला प्रोविजन अपनाया गया 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर तो पढ़ रही हैं आप। ये है 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। कानून बनाने का 3 तरीका और तीनों ही तरह का 2 स्तर की सरकारों के मध्य क्या कर दिया गया भाई? बांट दिया गया। एक ये इंडिया को फेडरल करने का क्या करता है? मजबूत रास्ता देता है। भारत एक संघीय देश हो, इसके लिए ये पहला रास्ता है कि भाई जो भी शक्तियां हैं उनको 3 सूचियों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है, यानी लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी। दूसरा क्या दे रहा है?
स्पेशल पावर टू सम स्टेट। जम्मू कश्मीर से अभी 370 धारा हटा, 35 से हटा, जानते हैं। इसके पहले जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल पावर थे, यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। पावर्स को क्या कर दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। तीसरा क्या कर रहा है कि हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज में, यूनियन टेरिटरी समझते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यहां राज्य सरकारें नहीं होती है। ये सीधा मॉनिटरिंग किसके द्वारा किए जाते हैं, राज्यपाल केंद्र के द्वारा किए जाते हैं। और चौथा है प्रोसीड्योर टू मेक चेंजेस इन पावर। प्रोसीड्योर है, तरीका है सत्ता में क्या होने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। एंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ जुडिशरी, ये 4-5 चीजें मिलकर के भारत को संघीय व्यवस्था को मजबूत करने का दिशा दशा तय करती। क्लियर हुआ, सब कुछ समझ में आया। जितना भी लाइन लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन का 2nd क्लास है, किसी भी लाइन में दिक्कत हो सब कुछ समझ लिया। फिर से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं लाइटली। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आप लोगों ने समझ लिया। इसके अंतर्गत आने वाले विषय एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। इसका आगे आने वाले विषय का फॉर्मूला 5:5:6 ये फॉर्मूला है, मैंने अपने से बना लिया भाई, स्टूडेंट कैसे समझेंगे। 5 विषय आते हैं किसके अंतर्गत, यूनियन लिस्ट। 5 विषय आते हैं किसके अंतर्गत, स्टेट लिस्ट। 6 विषय आते हैं किसके अंतर्गत, कॉन्करेंट लिस्ट। और एक और भी विषय है जिसको हम रेसिडुअल लिस्ट बोलते हैं, इसका हिंदी होता है बाकी बचे विषय। मतलब ऐसा कुछ विषय है जो संविधान बनाते वक्त नहीं था। संविधान बनाते वक्त जो विषय हमारे नॉलेज में थे, उन विषयों में से कुछ विषयों को हम लोगों ने केंद्र सरकार को दे दिया, कुछ विषयों को हम लोगों ने राज्य सरकार को दे दिया, और कुछ विषयों पर दोनों को अधिकार दे दिया। कुछ ऐसे विषय थे जो संविधान बनाते वक्त नहीं थे, उनको किस में जोड़ा गया, रेसिडुअल लिस्ट में। हिंदी होता है बाकी बचे विषय, इसके अंतर्गत आईटी आता है या कंप्यूटर आता है। संविधान बनाते वक्त ये सारी चीजें नहीं थी, ये नई चीजें हैं। तो जो चीजें नहीं थी या बाद में जरूरत पड़ा तो उस पर भी कोई ना कोई संस्था कानून बनाने वाली चाहिए ना। तो इसलिए रेसिडुअल लिस्ट को भी किसके अंतर्गत जोड़ दिया गया, सीजी के अंतर्गत जोड़ दिया गया। यानी इस पर भी कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगा। इस तरह के कितने लिस्ट हो गए, 4 लिस्ट। कौन कौन से, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअल लिस्ट। समझ में बात आई, क्लियर है सब कुछ। जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, इंप्लीमेंटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में। यहां पर 3rd लाइन है, व्हाट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकल पॉलिटिकल टेस्ट इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक स्टेट। ये भी क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। विच स्टेट हैव अ स्पेशल पावर, तो उसमें कौन आएगा, जम्मू और कश्मीर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या होगा, ये उत्तराखंड, नागालैंड। These states are created on the basis of culture, ethnicity, geography and language। सब क्लियर, बाकी सब तो कोलेशन गवर्नमेंट क्लियर हो गया, अलायंस क्लियर हो गया। चलिए कल लास्ट एक इंट्रोडक्शन क्लासेस का हम लोग क्लास करेंगे, उसके बाद से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यहीं पर हम कैमरा लेकर के पढ़ेंगे, एक एक लाइन क्लियर करेंगे। ठीक है।